तो हम लोग आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं आवेशन के बारे में। तो देखिए ये आवेशन क्या होता है, जब एक वस्तु को, जब दो वस्तु होता है या कोई वस्तु होता है उसको जब हम आवेशित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है उसे हम क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, तो वे हमारा क्या कहलाएगा, आवेशन कहलाएगा। देखिए जब तक किसी भी चीज को आवेशित नहीं किया जाता है तब तक वह क्या होता है, वह जो है जब तक आवेशित नहीं किया जाता है तब तक जो है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यानी कि वे उदासीन होता है। तो उदासीन को हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। और किस प्रकार से हम आवेशित करते हैं इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है आवेशन के प्रकार। तो देखिए आवेशन जो है बहुत प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले है संपर्क द्वारा आवेशन। तो संपर्क द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है, तो संपर्क द्वारा आवेशन में क्या होता है कि दो एटम होता है या कोई दो वस्तु होता है। मान के चलिए ये दो वस्तु है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको नजदीक लेकर के चले जाएंगे। इसको क्या करेंगे, नजदीक लेकर के चले जाएंगे। जब नजदीक लेकर के चले जाएंगे तो उसके बाद उस दोनों में, जैसे मान के चलो एक ये एटम है एक ये एटम है, इसको हम नजदीक लेके चले जाएंगे। उसके बाद इस दोनों में हम क्या करेंगे, घर्षण करेंगे। तो घर्षण करने के बाद क्या होगा, घर्षण करने के बाद एक का इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में स्थानांतरित हो जाएगा। एक का इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या हो जाएगा, दूसरे में स्थानांतरित हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एक हमारा धन आयन, एक हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अभी तक उदासीन था, इससे पहले जो है हमने जब प्रक्रिया नहीं की थी तो ये क्या था, हमारा उदासीन था। ये भी हमारा क्या था, उदासीन था। लेकिन जब हमने उस दोनों को एक साथ ले जाकर के घर्षण जब किया तो घर्षण के बाद क्या हो गया, एक का इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पे जाकर के चला गया। एक का इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पे चला गया। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वे निगेटिव यानी कि वे ऋण आवेशित हो जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वे क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। तो संपर्क द्वारा आवेशन हमारा यही होता है, दो वस्तु को नजदीक ले जा करके उसमें जब हम घर्षण करते हैं तो एक का इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चला जाता है। तो ये हो गया आपका संपर्क द्वारा आवेशन। अब है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, इसको चलिए समझते हैं। जैसा कि ये आप लोगों को मालूम है कि ये हम लोगों का क्या है, क्रैश कोर्स है। तो क्रैश कोर्स में एकदम शॉर्ट नोट से मैं आपको समझा रहा हूँ, सारे टर्म को समझाते हुए एकदम निकलते जा रहा हूँ। और आपको नोट्स जो भेजा जा रहा है आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जरूर करवाया जाएगा। ठीक है, और जो है ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का सारा चीज जरूर करवाया जाएगा। तो चलिए, तो हमने संपर्क द्वारा आवेशन, यानी कि आवेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक संपर्क द्वारा आवेशन होता है, दूसरा क्या होता है हमारा, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो संपर्क द्वारा जो आवेशन होता है वे होता है, उसमें पहला होता है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। तो ये पहला वाला है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, ये है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। क्या है ये हमारा, घर्षण द्वारा आवेशन। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है, इसे हम समझते हैं। चालन द्वारा आवेशन जो होता है ये देखिए किस प्रकार से होता है। चालन द्वारा आवेशन में क्या किया जाता है कि एक कोई चालक पदार्थ को, यानी कि ये हमारा क्या है, ये चालक है, यानी कि ये आवेशित है। इस आवेशित को, कोई आवेशित वस्तु को या आवेशित चीज को क्या किया जाता है, एक अनावेशित, यानी कि अनावेशित कहने का मतलब क्या है कि ये जो है उदासीन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक आवेशित रखते हैं, यानी कि ये आवेशित है, या तो धन आयन हो सकता है या तो ऋण आयन हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम एक उदासीन वस्तु के पास ले जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम एक वायर जोड़ देंगे, एक तार जोड़ देंगे। जब तार हम जोड़ देते हैं तो इसमें से क्या होता है कि जब तक इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें नहीं चले जाए, जब तक इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें नहीं चले जाए और जब तक दोनों क्या हो जाए, दोनों समान आवेशित ना हो जाए, तब तक हम इसमें तार को जोड़े रहते हैं। ठीक है, जब तक ये क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, एक आवेशित वस्तु लाया और उसको एक उदासीन के पास ले गया और उसमें हमने क्या किया, एक चालक तार जोड़ दिया। हमने क्या किया, चालक तार जोड़ दिया। तो ये जो चालक तार को तब तक संपर्क में रखेंगे जब तक क्या होगा कि दोनों बराबर आवेशित नहीं हो जाएगा, यानी कि ये V1 है और ये V2 है, तो दोनों जो है समान आवेशित जब हो जाएगा तब हम इस तार को क्या करेंगे, हटा देंगे।
ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है आपका चालन द्वारा आवेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है इसको पढ़ते हैं। तो अब जो है मैंने आपको क्या बताया, अभी जो है आपको चालन के बारे में बताया था। तो अब जो है प्रेरण द्वारा आवेशन यानी कि आवेशन के बारे में बताया था, अब हम प्रेरण द्वारा आवेशन की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एक बार जो है आपको किसी तार से संपर्क करके जो है यानी कि इसको टच करना पड़ रहा है, इस दोनों को टच करना पड़ रहा है, छूना पड़ रहा है या कोई ना कोई काम करना पड़ रहा है, तब ये दोनों आवेशित हो रहा है। दूसरी बात, जब फिर जो आवेशित होगा तो वे किस प्रकार से हो रहा था, हमारा घर्षण के द्वारा हो रहा था, यानी कि दो वस्तु को या दो एटम को नजदीक लाना पड़ रहा था। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु को बिना छुए आवेशित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है। तो इस किसी वस्तु को बिना छुए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो किस प्रकार से ये होता है ये समझने का कोशिश कीजिए। चलिए अब बात करते हैं। देखिए एक हमने क्या किया कि एक कुचालक स्टैंड पे एक जो है उदासीन वस्तु को हमने रख दिया। जो उदासीन गोला को जब रखेंगे तो उसके बाद हमने क्या किया, एक जो है धन आवेशित छड़ को उसके पास ले जाएंगे। तो धन आवेशित छड़ को जब हम इस धन आवेशित छड़ को जब हम इस उदासीन गोला के पास ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, तो देखिए धन आवेशित क्या करेगा, धन आवेशित को दूर ढकेलेगा। धन आवेशित क्या करेगा, धन आवेशित को दूर ढकेलेगा। मिनट, यह है धन आवेशित छड़ इधर से। इस छड़ को जब हम ले जाएंगे तो इसमें से धन आवेशित छड़ को क्या करेगा, उसको दूर ढकेलेगा। तो ऋण आवेशित आपका ऋण आवेश आपका एक तरफ हो जाएगा और धन आवेशित क्या हो जाएगा, इस छड़ से दूर हट जाएगा। तो इस प्रकार से आपका फिगर बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक जो है चालक तार से एक चालक तार से हमें क्या करना है कि उसे भू संपर्कित कर देना है। तो एक चालक तार लेकर के आएंगे और उसे हम क्या करेंगे, इस गोले में जोड़ करके भू संपर्कित कर देंगे। और उसके बाद जब हम भू संपर्कित कर देते हैं तो इस छड़ को जब हम लेकर के इस चालक गोले के पास जाएंगे तो वे फिर क्या करेगा कि जितना ये प्लस है यानी कि धन आवेशित है, तो जितना भी पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है या धन आवेश है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको क्या करेगा, दूर ढकेलेगा। तो ये जब दूर ढकेलेगा तो ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, जमीन के अंदर में चला जाएगा। यानी कि भूमि के भू संपर्कित मतलब जिसको हम लोग अपने भाषा में अर्थिंग बोलते हैं, तो उसमें चला जाएगा। और ये क्या करेगा, ये सारा पॉजिटिव उसके अंदर चला जाएगा और जमीन से यानी कि ये जो जमीन है, इस जमीन से जितना भी निगेटिव चार्ज है वे क्या होगा, इस गोले पे आ जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक की जाएगी जब तक कि सारा का सारा जो भी पॉजिटिव चार्ज है वह जब तक भू संपर्कित ना हो जाए, तब तक हम इस छड़ को वहां पे लगा के रखे रहते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, चौथा स्टेप में इस छड़ को जब हम देखेंगे कि जितना भी पॉजिटिव है चार्ज है वे भू संपर्कित हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस छड़ को हटा लेंगे। तो जब इस छड़ को हटा लेंगे तो हमें देखना, उसके बाद क्या करना है कि ये जो हमने अर्थिंग से जोड़ा था, तो इसे हम जब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इस भू संपर्कित में चला जाएगा यानी कि अर्थिंग में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, तो इस तार को हम क्या करेंगे, काट देंगे वहां से कनेक्शन उसका। तो वहां से इस गोले पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हमने एक उदासीन वस्तु को ऋण आवेशित कर दिया। तो बिना छुए हमने कुछ नहीं किया, इसमें कोई भी काम छूने का नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया, एक छड़ उसके पास ले गया और छड़ ले जाने के बाद उसके बाद जो है सारा का सारा काम जो है इसी प्रकार से अपने आप होता चला गया। तो इसी को हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कूलम बल के बारे में यानी कि स्थिर वैद्युतिक बल के बारे में। तो देखिए कूलम बल जो होता है इसके नियम के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा। सेकंड बात, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है और ये आपको 1 या 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं कूलम बल क्या होता है। इसका नियम ये कहता है कि कूलम के नियम के अनुसार कूलम ने एक नियम दिया कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल, यानी कि ये जो 2 आवेश है ये स्थिर आवेश है, इसके मध्य जो दूरी है यानी कि ये जो दूरी है ये r है। तो स्थिर वैद्युतिक बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि ये जो दोनों के बीच जो बल लगेगा ये क्या होगा, दोनों के गुणनफल का समानुपाती होगा। दूसरा कहता है
उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इस दोनों के बीच का जो दूरी है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती करने का मतलब उल्टा, तो ये हो जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो दोनों व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत रहता है। तो ये आपका कूलम लॉ होता है। कूलम लॉ क्या कहता है कि दो आवेश जो स्थिर रहता है उस दोनों का गुणनफल जो होता है वे क्या होता है, मंद लगने वाली स्थिर वैद्युतिक बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती होता है। इस दोनों के बीच जो बल लग रहा है ये क्या होता है, उसका समानुपाती होता है। दूसरा कहता है कि इसके बीच का जो दूरी होता है, यानी कि इस दोनों आवेश के बीच का जो दूरी होता है वे जो बल इस दोनों में लग रहा है उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ये होता है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से यदि हम ले तो यहां से क्या आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2/r²। इस दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। जहां पे F इजकल टू, हम देखिए जहां भी प्रोपोर्शनल टू रहता है तो वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू लिया जाता है, कहीं पे K लिया जाता है, कहीं पे C लिया जाता है, कहीं पे कुछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, K लेते हैं। तो K को हम क्या कहेंगे, समानुपातिक स्थिरांक। K को हम यहाँ पे कहेंगे समानुपातिक स्थिरांक, यानी कि F इजकल टू हमारा हो जाएगा K इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कूलम का नियम होता है। और K की जो निर्भरता होती है वे मात्रक पद्धति पे और माध्यम पे करती है। तो आगे करके हम दोनों मात्रक पद्धति और माध्यम के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यही आपका जो है कूलम बल यानी कि कूलम का नियम है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप जरूर लिख के आइएगा कूलम के नियम के बारे में, इसे टोटल। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब आगे जो है हम जो है K की मात्रक पद्धति पे जो निर्भरता है उसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि अभी जस्ट कूलम के नियम के बारे में, तो उसमें जो है आपको निकल करके कुछ फॉर्मूला आया था। उस फॉर्मूला से यानी कि जो K था, तो ये जो K है इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो इसका जो K की मात्रक पद्धति पर निर्भरता किस प्रकार से होती है, यानी कि K की जो मात्रक पद्धति होती है वे किस प्रकार से होती है, ये हम चलिए करते हैं। तो SI मात्रक में क्या होता है, K का जो वैल्यू होता है वे होता है 1/4πε0। इस K इक्वल टू होता है 1/4πε0, जहां पे ε0 का मतलब क्या हो जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 क्या हो जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ε0 का जो वैल्यू होता है वे होता है आपका, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 1 नंबर के एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए छोटा छोटा चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाने का मतलब क्या है, मैं आपको सिर्फ नोट्स भेज सकता था, मैं आपको जो है पूरा का पूरा कहता या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज सकता था, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ, इसलिए कर रहा हूँ कोशिश। देखिए ये पूरा का पूरा जितना भी चीज़ है मैं सब पढ़ा दूँ आपको जो टोटल 10 क्लास था वे मात्र 2 क्लास में कंप्लीट करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आगे बढ़ते जा रहा हूँ और एक एक चीज़ जो है आपको पहले से लिख के आपको मैं बताते चले जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ε0 का जो वैल्यू होता है ये आपका होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर C²। ठीक है, ये आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो K का यहाँ से वैल्यू हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, आपका K का जो वैल्यू हो जाएगा वे क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9। ये सब चीज आपको छोटा छोटा चीज याद रखना है। तो चलिए अब जो है F इजकल टू K Q1 Q2/r² हमने अभी जस्ट पढ़ा है। F इजकल टू क्या पढ़ा है हमने, K इंटू Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे जो है K इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम इस K को इधर कर दे तो ये r² इस पर चला जाएगा तो FR² और ये क्या हो जाएगा, बटे में चले जाएगा, यानी कि Q1 Q2। तो K का जो मात्रक होगा वे आपका क्या होगा, देखिए K का जो मात्रक होगा ये जो है किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले ये न्यूटन, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, ऐसा ही मात्रक, तो हमने न्यूटन लिख लिया। आर मतलब दूरी का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर होता है तो हमने मीटर स्क्वायर लिख लिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। और Q1 Q2 यानी कि दो आवेश को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आवेश का ऐसा ही मात्रक मैंने आपको बताया था, कूलम होता है।
पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कूलम होता है, तो इसीलिए Q1 Q2 का मात्रक हमने कूलम स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, Q यानी कि कूलम इंटू कूलम, तो कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से जो निकल करके आएगा हमारा न्यूटन को जो हम लिखते हैं किस में लिखते हैं, कैपिटल N में लिखते हैं, मीटर को स्मॉल m में लिखते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और कूलम को C में लिखते हैं, तो ये जो C होगा जब ऊपर चले जाएगा तो C का पावर -2 हो जाएगा। तो K का मात्रक यदि पूछ दे आपको तो ये चीज भी आपको याद रखना जरूरी है। देखिए हर एक टर्म आपको याद रखना है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारा चीज डिटेल में एक बार पढ़ा दूं ताकि आपको सारा ऑब्जेक्टिव बन जाए। तो ऐसा ही मात्रक यहाँ ऐसा ही क्या हो जाएगा, यहाँ से K इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है, NM स्क्वायर C-2 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 NM स्क्वायर C-2। तो K इक्वल टू देखिए 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू ये जो न्यूटन है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको यदि हम डाइन में चेंज करेंगे तो 10 टू पावर 5 डाइन इंटू ये आपका मीटर है, इसको यदि हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मीटर मतलब मीटर को चेंज कीजिए सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, फिर ये यहाँ पे फिर मीटर है यानी कि 2 बार मीटर है, तो फिर इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये आपका क्या है C का स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है, यानी कि 1/c स्क्वायर हो गया ये आपका। तो ये जो इसका वैल्यू होगा ये होगा 3 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 9। ये मैंने आपको कूलम का वैल्यू यानी कि बताया था पिछले क्लास में, आपको याद होगा 3 इंटू 10 टू पावर 9 ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से जो है देखिए 3 9 कैंसिल हो गया, 10 टू पावर 9 कैंसिल हो गया, उसके बाद जो है ये 10 टू पावर 5 और यहाँ पे 2 0 2 7 और 2 9, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो K इक्वल टू हमारा कितना निकल करके आएगा 1 निकल करके आएगा, ठीक है। तो K की मात्रक पद्धति पर निर्भरता यही है। इस प्रकार से आपको इसमें से 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले K इक्वल टू क्या होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। उसके बाद दूसरा चीज पूछेगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर C स्क्वायर। उसके बाद K इक्वल टू कितना होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है, और F इक्वल टू यहाँ पे तो हम जानते हैं K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये हमारा कूलम नियम है। यहाँ से जो है K का जो मात्रक होगा वे हमारा क्या हो जाएगा NM स्क्वायर C-2, ये भी आप याद रखना, यानी कि इस K का मात्रक क्या होगा, ये मात्रक हो गया, और ये क्या हो गया K इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। तो टोटली यदि K का वैल्यू पूछ दे यूनिट लगा करके, ये तो हमारा मात्रक है, यदि K का वैल्यू पूछ देगा K का मान कितना होता है, तो K का मान 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2 होता है, ठीक है। और इस प्रकार से जब हम मात्रक पद्धति में जब K की गणना करते हैं तो उसका वैल्यू निकल करके कितना आता है 1 आता है, ये भी आप याद रखना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि K जो निर्भर करता है वे मात्रक पद्धति पे और माध्यम पे निर्भर करता है, ठीक है। K जो निर्भर करता है वे मात्रक पद्धति पे निर्भर करता है और आपका माध्यम पे निर्भर करता है। तो मात्रक के बारे में हम लोगों ने अभी डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं माध्यम पर, माध्यम पर उसकी निर्भरता किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वात के बारे में। तो निर्वात में जो होगा तो F निर्वात जो होगा यानी कि निर्वात में आपका क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। निर्वात में आपका क्या हो जाएगा, निर्वात में जो है F इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, यानी कि F इज निर्वात इक्वल टू, और K का वैल्यू मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक नंबर में आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो F निर्वात इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, आपकी निर्वात की विद्युतशीलता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा निर्वात में, यदि निर्वात में कोई पूछेगा कि निर्वात में क्या होगा तो हम क्या कहेंगे, निर्वात में जो है F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब हम माध्यम की बात करते हैं, कोई माध्यम हो, या तो हवा हो माध्यम या तो पानी हो, और निर्वात मतलब हुआ क्या कि उसमें कोई भी बाहरी एक्सटर्नल कोई भी चीज़ नहीं लग रहा है, ठीक है, ना हवा में है ना पानी में, एक सिंपल मतलब कि उसको रखा गया है किसी लेबोरेटरी में। अब ये माध्यम
में की बात करते हैं तो माध्यम हमारा क्या हो सकता है, उसमें हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो हम बात करते हैं माध्यम में जो है के का क्या वैल्यू होगा, के क्या होगा हमारा, किस प्रकार से निकालेंगे। तो एफ माध्यम बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाए। अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन एम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कब होगा, 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट कब होगा, निर्वात में होगा। लेकिन माध्यम में क्या हो जाएगा 1/4 पाए एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आपका कितना हो गया 2 हो गया। इसमें हम एप्सिलॉन एम को क्या कहेंगे, एप्सिलॉन एम को जो है हम कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, उस माध्यम की विद्युतशीलता कितनी है। ठीक है, तो चलिए अब जो है समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण 2 हमारा यहां पे है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 ये हो गया और समीकरण 2 ये हो गया। तो समीकरण 1 को हम यदि समीकरण 2 से भागा देते हैं, यानी कि इस समीकरण में इस समीकरण से यदि भागा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ निर्वात बटे एफ माध्यम। ठीक है, एफ निर्वात बटे एफ माध्यम। अब इसके वैल्यू को लिख दीजिए, निर्वात का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और माध्यम का 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए ये दोनों टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारा बच कौन सा गया है 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन एम। तो एफ निर्वात बटा एफ माध्यम हमारा क्या होगा, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट हमारा नीचे चले आएगा, यानी कि एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, और यहां से हम यदि इस एफ निर्वात बटे एफ माध्यम को हम एप्सिलॉन आर बोले तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता का पराविद्युतांक। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। यदि क्वेश्चन में दे दे, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में, कि आपेक्षिक विद्युतशीलता का पराविद्युतांक निकाले यदि उसकी माध्यम की पराविद्युतांक इतना है और उसकी जो है एप्सिलॉन नॉट कहने का मतलब उसकी निर्वात की विद्युतशीलता इतनी है, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता पराविद्युतांक कितना होगा। तो हम यहां से लिख के इस दोनों को करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो एफ निर्वात बटा एफ माध्यम ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, एफ निर्वात बटा एफ माध्यम हमारा ये एक फॉर्मूला हो गया और इसको हम ड्राइव करके लिख सकते हैं। एफ माध्यम बराबर हमारा क्या हो जाएगा एफ निर्वात बटे एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर जो है आपका हो जाएगा एफ निर्वात बटे एप्सिलॉन आर। यदि एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1, एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है 1 से ज्यादा होता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा होता है और निर्वात में एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है निर्वात में, यानी कि इस निर्वात में एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वे हमारा 1 होता है और दूसरे माध्यम और में 1 से ज्यादा होता है। तो देखिए धातु के लिए जो है एप्सिलॉन आर का वैल्यू, यानी कि धातु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता पराविद्युतांक क्या होगा इन्फिनिटी होगा, यानी कि अनंत होगा। और यदि हम हवा के लिए बात करें एप्सिलॉन आर का वैल्यू यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता पराविद्युतांक, तो ये हमारा होगा 1.00059, ये हवा का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका देखिए ये सब टॉपिक पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है, हर एक पॉइंट में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे पूछ देगा आपके एग्जाम में कि निर्वात में जो है निर्वात में माध्यम ये जो है आपका निर्वात में क्या होगा एफ इक्वल टू निर्वात में क्या होगा कूलम्ब बल निर्वात में क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एक ऑब्जेक्टिव यहां से निकलता है, कहेगा कि माध्यम में क्या होगा। ठीक है, एफ माध्यम क्या होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। उसके बाद पूछ दिया जाएगा कि एफ निर्वात बटे एफ माध्यम क्या होता है। आपको ऑप्शन यदि दे देगा ई एम बटे ई नॉट इस तरह से, तो हम ये वाला लिखेंगे। देखिए 3 ऑब्जेक्टिव बन चुका है। यदि चौथा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता पराविद्युतांक क्या होता है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा ई एम बटे ई नॉट या 1/एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन एम या एप्सिलॉन एम इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो उसमें हम सीधा ये बात लिख देंगे। तो ये हर एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है अपने आप में। यदि आपको पूछ दिया जाएगा कि माध्यम में निर्वात यानी कि एप्सिलॉन आर यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता पराविद्युतांक माध्यम में कितना होता है, तो माध्यम में हम क्या कहेंगे कि माध्यम में जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, माध्यम में हमेशा क्या होता है
ये 1 से बड़ा होता है। और यदि हवा के लिए पूछ देगा उसका परिवर्तनांक कितना होता है, तो हम कहेंगे 1.00059, ये हवा में होता है। धातु के लिए पूछ देगा तो हम इन्फिनिटी कहेंगे। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टॉपिक है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। आप अपने माइंड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट करिएगा, आपको तो मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा ही, लेकिन आप अपने मन से भी इसको ऑब्जेक्टिव क्रिएट कीजिएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमने माध्यम पर निर्भरता जो है पढ़ लिया है, निर्वात में भी और माध्यम में भी। उसके बाद जो है मात्रक पद्धति भी हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद माध्यम पर निर्भरता भी पढ़ लिया के का। अब आगे पढ़ते हैं कुछ, ठीक है।